नमस्कार। शीतल की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है माता पिता बोझ नहीं आशीर्वाद। आज जैसे ही सुमित दफ्तर से लौटा तो उसकी पत्नी मोहिनी उस पर बरसने को जैसे तैयार खड़ी थी। अभी अभी किट्टी पार्टी से लौटकर जो आ रही थी। अजी तुमसे शादी करके तो मेरे कर्म ही फूट गए। तुम जानते भी हो आज मेरी सारी सहेलियों के बीच मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। मेरी सारी सहेलियां अपने अपने डायमंड के गहने दिखा रही थी और मेरे पास एक सोने की अंगूठी तक नहीं थी दिखाने के लिए। चलो माना तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मुझे गहने लेकर दे सको, लेकिन कम से कम हर हफ्ते एक फ़िल्म दिखाने तो लेकर जा सकते हो या नहीं? क्या हमें हफ्ते में एक बार बाहर खाना तक नहीं खिला सकते? मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि इस जन्म में तुम मेरे शौक़ पूरे भी कर पाओगे। तभी बाहर से सुमित के पिता सुंदरलाल जी की आवाज़ आई, बेटा हमारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, कल दफ्तर से आते हुए लेते आना। घर पहुंचते ही अपनी पत्नी और पिता की बातें सुनकर सुमित अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तुम लोगों की मांगें पूरी करते करते तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसी समय सुमित ने अपने छोटे भाई अविनाश को फ़ोन लगाया। अविनाश, तुम तो विदेश जाकर आराम से नौकरी कर रहे हो और खूब धन कमा रहे हो। यहाँ माँ बाबूजी की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। तुम्हें नहीं लगता कि मेरा अपना भी परिवार है जिसे मुझे समय देना होता है? सारा दिन माँ बाबूजी की फरमाइश लगी रहती है। अपने परिवार के लिए तो मेरे पास वक्त ही नहीं है। क्या तुम थोड़ा समय नहीं निकाल सकते कि पिताजी की रिटायरमेंट पर कुछ रोज़ के लिए यहाँ आ सको? तुम तो वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी में ही मस्त हो गए हो। यहाँ माँ बाबूजी की जिम्मेदारी उठाते उठाते मैं थक गया हूँ और उधर तुम्हारी भाभी ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। तुम्हें तो मालूम है कि औरतों को अगर शॉपिंग ना करवाओ, मूवी ना दिखाओ और बस सास ससुर की सेवा करने को कहो तो पति का जीना मुहाल कर देती हैं। कम से कम माँ बाबूजी से मिलने के लिए ही थोड़ा समय निकाल कर आ जाओ। सुमित अपने छोटे भाई अविनाश से कहता है तो अविनाश ने कहा, अरे भैया, ऐसा नहीं है कि मैं उनकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता या मुझे आप सबकी याद नहीं आती, परंतु मैं अपनी नौकरी में कुछ व्यस्त चल रहा था जिस कारण मैं भारत नहीं आ पाया। मेरा भी बहुत दिल है माँ और बाबूजी के साथ कुछ समय बिताने का, लेकिन क्या करूँ, इतनी मेहनत आखिर अपने माँ बाबूजी के लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर भारत आने की कोशिश करूँगा। इतना कहकर अविनाश ने फ़ोन रख दिया। इधर सुमित ने भी अपने छोटे भाई की बात सुनकर थोड़ी चैन की सांस ली। सुमित ने जैसे ही फ़ोन रखा तो उसकी पत्नी मोहिनी बोली, क्या कहा तुम्हारे भाई ने? कब आ रहा है? अब तो पूरा 1 साल होने को आया। कुछ ना कुछ उपहार तो हमारे लिए भी लेकर आएंगे और पूरे साल भर में जो पैसा कमाया होगा उसमें से कुछ तो हमें भी देकर जाएंगे। अकेले रह रहे हैं तो पैसा तो इकट्ठा हो ही गया होगा। मोहिनी की बात सुनकर सुमित बोला, तुम्हें क्या लगता है कि जितना पैसा उसने कमाया है वह सारा का सारा पैसा तुम्हारी झोली में डाल देगा? वह कोई छोटा बच्चा नहीं है जिससे तुम बहला फुसला कर सारे पैसे निकलवा लोगी। कहने को तो उसने कह दिया कि मैं माँ बाबूजी के लिए ही पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन जब पैसे लगाने की बारी आएगी तो मुझे मालूम है वह भी पीछे हट जाएगा। लेकिन मैं तो साफ साफ बता देता हूँ
कि अगर माँ बाबूजी हमारे साथ ही रहेंगे तो सारा खर्चा उसे उठाना पड़ेगा। मैंने यहाँ कोई वृद्ध आश्रम नहीं खोल रखा। मुझे भी अपने परिवार और बच्चों की चिंता है। बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक अविनाश यहाँ रहेगा तुमने माँ बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखना है। उन्हें समय पर दवाई और खाना पीना देना है ताकि उसे भी लगे कि हम माँ बाबूजी की कितनी सेवा करते हैं, उन पर कितना खर्च करते हैं। मोहिनी, कुछ दिनों में बाबूजी रिटायर भी होने वाले हैं और मुझे उनकी रिटायरमेंट का पैसा हर हाल में अपने पास चाहिए। मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। अब मुझे इस छोटे से कस्बे से बाहर निकलकर एक अच्छा सा घर खरीदना है। कुछ फ़ायदा तो हमारा भी होना चाहिए। 2 दिन बीते तो सुमित ने अपने पिता सुंदरलाल जी से बात की और बोला, बाबूजी, इस महीने की 31 तारीख को आप रिटायर हो रहे हैं और कुछ दिनों में अविनाश भी आने वाला है। अविनाश के आने की बात सुनकर सुंदरलाल जी उनकी पत्नी रमा जी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तूने अपने भाई को भी बुला लिया। देखो जी, हमारा बेटा हमारे बारे में कितना सोचता है। आपकी रिटायरमेंट की तैयारी वह अभी से कर रहा है। तभी सुमित बोला, माँ, वह सब तो ठीक है, पर यह तो सोचिए कि वह अमेरिका में इतने बड़े शहर में रहता है जहाँ पर सारी सुख सुविधा उपलब्ध है, लेकिन यहाँ तो हमारा केवल 2 कमरों का ही घर है और उसमें भी हर जगह सामान भरा हुआ है। अब आप ही बताइए, इतने छोटे से घर में हम सब लोग कैसे रह पाएंगे। अब वह हमारे बारे में इतना सोचता है तो हमारी भी उसके प्रति कुछ जिम्मेदारी तो बनती है ना। सुमित की बात सुनकर रमा जी बोली, बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो। तो सुमित बोला, माँ, मुझे लगता है कि अब हमें शहर में एक अच्छा सा मकान खरीद लेना चाहिए जहाँ हम सब लोग मिलकर एक साथ रह सकें। अपने बेटे की बात सुनकर रमा जी बोली, वह तो ठीक है बेटा, लेकिन इस सब में तो बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। तभी सुमित ने कहा, माँ, मैं वह सोच रहा था कि बाबूजी के रिटायरमेंट के जो पैसे आने वाले हैं, अगर वह मुझे दे देते हैं तो मैं एक बड़ा सा घर खरीद लेता हूँ। कुछ पैसे तो मैं अभी इकट्ठे किए हुए हैं। अब आप ही सोचिए, कल को जब अविनाश की शादी होगी तो उसके परिवार के रहने के लिए भी तो जगह चाहिए और मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग एक साथ ही एक घर में रहें। अपने बेटे की बात सुनकर रमा जी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि कितना अच्छा है मेरा बेटा, जो घर के बारे में, अपने परिवार के बारे में इतना कुछ सोच रहा है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने अपने पति सुंदरलाल जी से कहा, अजी, मैं तो कहती हूँ कि सुमित की सोच बिल्कुल सही है। आप अपने दफ्तर में बात करके देखिए। अगर कुछ पैसे पहले मिल जाते हैं तो सुमित अविनाश के आने से पहले ही एक बढ़िया सा मकान खरीद लेगा। अविनाश कितना खुश हो जाएगा। तभी सुंदरलाल जी बोले, अरे मोहिनी, रिटायरमेंट से पैसे मिलना बहुत मुश्किल काम होता है और वैसे भी घर कुछ दिनों में तो नहीं बनता। घर बनाने में तो महीनों लग जाते हैं और अविनाश तो कुछ ही दिनों में आता होगा। इतनी जल्दी यह सब होना आसान नहीं है। तभी सुमित ने कहा, बाबूजी, इस बात की चिंता आप छोड़ दीजिए। आजकल बहुत बढ़िया बने बनाए घर मिल जाते हैं। इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस पैसों का इंतज़ाम करवाइए, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। अपनी पत्नी और बेटे के बार बार कहने पर सुंदरलाल जी ने अपने ऑफिस में रिटायरमेंट के पैसे पहले निकलवाने के लिए अर्जी दे दी।
उनका ऑफिस में पहले का व्यवहार, उनकी ईमानदारी और उनकी छवि को देखते हुए उनके पैसों का इंतज़ाम करवा दिया गया। पैसे मिलते ही सुमित ने देर करना उचित नहीं समझा। घर तो उसने पहले से ही ढूंढा हुआ था, परंतु अपने माँ बाबूजी के सामने केवल औपचारिकता निभा रहा था। कुछ ही दिनों में सुमित ने जो मकान देखा हुआ था, अपने माँ बाबूजी को भी दिखाने के लिए लेकर गया। बड़ा सा मकान देखकर सुंदरलाल जी और रमा जी की आंखें खुली की खुली रह गई। वे दोनों सोचने लगे कि हमने जीवन भर कष्ट झेलते हुए बहुत मुश्किलों से गुजारा किया था। चलो अब बुढ़ापा तो आराम से कटेगा इस बड़े से घर में। हॉल में खड़े हुए रमा जी ने अपने बेटे सुमित से कहा, बेटा घर तो बड़ा शानदार है। ऐसा कहते हुए वह घर के बाकी कमरों को देखने के लिए चली गई। तभी मोहिनी ने अपने पति सुमित से कहा, सुनिए जी, क्या यह घर आप अपने माँ बाबूजी के नाम पर लेंगे? तभी सुमित बोला, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं यह घर उनके नाम पर क्यों लेने लगा? यह घर तो मैं तुम्हारे नाम पर लूँगा। यह बात सुनकर मोहिनी बहुत खुश हो गई। घर पहुंचकर सुमित ने सुंदरलाल जी से कहा, बाबूजी, ये पुराना घर तो हम बेच देंगे, लेकिन नया घर तो मैं आपके ही नाम पर लूँगा, इसलिए आप इस कागज़ पर दस्तखत कर दीजिए। ऐसा कहकर सुमित ने अपने पिता से कोरे कागज़ पर दस्तखत करवा लिए। इस समय सुंदरलाल जी और रमा जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, यह सोचते हुए कि सारा परिवार एक साथ एक ही घर में रहेगा। दिन बीतने लगे और सुंदरलाल जी की रिटायरमेंट का समय भी आ गया और उधर अविनाश भी अमेरिका से वापस आ गया और अपने साथ परिवार के सभी लोगों के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आया। नए घर में पहुंचकर अविनाश ने सुमित से कहा, भैया, आपने पुराना मकान क्यों बेच दिया? उस मकान में तो हमारा बचपन बीता था और आपने नया घर लिया भी तो मुझे खबर तक नहीं की। इससे पहले कि सुमित कुछ बोलता, मोहिनी अपने देवर से बोली, अरे देवर जी, आपके लिए तो हमने इतना बड़ा मकान खरीदा है। अब आपकी शादी होगी तो मेरी देवरानी पुराने मकान में थोड़ी ना आएगी। इस घर में हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे। फिर अपने खर्चों की रसीद दिखाते हुए उसने अपने देवर से कहा, यह देखिए देवर जी, हमने इतने पैसे खर्च किए हैं कि अब तो सारा पैसा ही ख़त्म होने को आया है। अभी तो पूरे घर के लिए फर्नीचर खरीदना है, माँ बाबूजी के कमरे के लिए नया पलंग खरीदना है और आपके भतीजे के कमरे में भी तो छोटा बेड और स्टडी टेबल रखवानी है। लेकिन अभी तो महीने का खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे तो लगता है कि यह सामान आने में सालों लग जाएंगे। तभी अविनाश ने कहा, लेकिन भाभी, मकान पर इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? अपने बेटे की बात पर रमा जी ने कहा, अरे नहीं बेटा, मकान के पैसे तो तुम्हारे बाबूजी ने अपने रिटायरमेंट के पैसे निकाल कर घर में लगाए हैं और फिर पुराना मकान भी तो बेचा है। और हाँ, थोड़ा बहुत पैसा तुम्हारे भाई ने भी खर्च किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रमा जी की बात सुनकर उनकी बहू मोहिनी उन्हें तिरछी नज़रों से देखने लगी और फिर मुंह बनाकर वहां से चली गई। रिटायरमेंट के बाद सुंदरलाल जी घर में बैठ गए तो उनके छोटे बेटे अविनाश ने कहा, बाबूजी, अब तो भैया की यहाँ पर सेटिंग हो चुकी है, अब आप लोग मेरे साथ चल कर रहिए, मैं भी वहाँ पर अकेला हूँ। उसी समय मोहिनी झट से बोली, अरे देवर जी, माँ बाबूजी को आप यहीं रहने दीजिए। अब आप ही बताइए, आपके आने जाने का तो कोई समय है नहीं, फिर आप इनका ख्याल कैसे रख पाएंगे? यहाँ तो कम से कम 2 लोग तो
मिल जाते हैं बातें करने के लिए। तभी रमा जी बोली, हाँ बहू सही कह रही है, एक बार तेरी शादी हो जाए फिर हम तेरे साथ चलेंगे। उसी समय जैसे ही मोहिनी किचन में गई तभी सुमित पीछे से आया और उसे बोला, अच्छा भला तो यह लोग यहाँ से जा रहे थे, हमें छुटकारा मिल जाता, तुमने उन्हें रोक क्यों लिया? अरे आप समझते क्यों नहीं, बाबूजी के हर महीने की पेंशन आएगी, वह भी तो हमें चाहिए, और फिर घर की देखभाल और घर का काम करने के लिए अब मैं कोई नौकर थोड़े ही रखूँगी। इतनी बात करके दोनों किचन से बाहर आए। तभी अविनाश रमा जी से बोला, माँ यदि आप मेरे साथ नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मगर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिए। मेरे रहते आपको किसी बात की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इस समय मोहिनी बोली, अब क्या बताएं देवर जी, अब बाबूजी की कमाई तो आएगी नहीं और बुढ़ापे में 100 तरह के खर्च होते हैं। आपके भैया अब क्या क्या संभालेंगे, बच्चों की पढ़ाई के भी कितने खर्चे हैं। अपनी भाभी की बात सुनकर अविनाश ने तुरंत 50,000 रुपये का एक चेक भर के अपने भाई की तरफ बढ़ा दिया और बोला, भैया मैं हर महीने आपके पास पैसे भेज दिया करूँगा। वैसे पापा को रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन तो मिलेगी, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा खर्चा होना चाहिए। जैसे ही अविनाश ने चेक आगे बढ़ाया उसी समय मोहिनी ने चेक को लपक लिया। चेक देकर अविनाश वापस अमेरिका चला गया। कुछ दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। मोहिनी अपने सास ससुर से मिश्री घुली बातें करके सारे काम करवा लिया करती। एक दिन सुमित अपने पिता से बोला, बाबूजी आपको बार बार बैंक में आने और जाने के लिए दिक्कत होती होगी, मैं ऐसा करता हूँ कि हम दोनों का एक ही बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवा देता हूँ, फिर बैंक का सारा काम मैं ही संभाल लिया करूँगा। सुंदरलाल जी को यह बात ठीक लगी, इसलिए उन्होंने हाँ भर दी। सुमित तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। उसने अपने पिताजी के अकाउंट का सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना शुरू कर दिया। जैसे ही 1 महीना बीता, मोहिनी रमा जी से बोली, माँ जी क्या बाबूजी ने बैंक से पेंशन के पैसे निकलवाए हैं? तो रमा जी बोली, हाँ बहू, कल तुम्हारे बाबूजी इस रास्ते गए थे तो सोचा अपनी पेंशन निकलवा लाएं। यह सुनकर मोहिनी बोली, माँ जी आजकल महंगाई कितनी हो गई है, तो घर का राशन सब्जी दूध यह सब बाबूजी को ही लाने के लिए कह दीजिएगा, क्योंकि इनके पास वक्त ही नहीं होता और ऊपर से पैसों की भी तंगी चल रही है। इतना कहकर मोहिनी वहाँ से चली गई। रमा जी ने यह सब बातें अपने पति सुंदरलाल जी को बताई तो सुंदरलाल जी मोहिनी से बोले, बहू मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब अविनाश पैसे भेज रहा है फिर इतनी दिक्कत कैसे हो रही है। अब इससे ज़्यादा खर्च तो मैं नहीं कर सकता, हम दोनों की दवाई का खर्च भी तो है। इतनी बात सुनकर मोहिनी गुस्से में तिल मिला गई और भड़कते हुए बोली, बाबूजी आप क्या चाहते हैं? जो पैसे हमें देवर जी देते हैं उसका हम आपको हिसाब देते फिरें? इतने साल हमने आप लोगों के लिए जो कुछ भी किया उसका तो हमने कभी हिसाब नहीं मांगा। वे दोनों यह बातें सुनकर हैरान रह गए। एक दिन जब सुंदरलाल जी सब्जी लेकर घर आए तो पसीने से भीगे हुए थे। उनकी यह हालत देखकर रमा जी बोली, बहू तो हमारी तकलीफ़ समझने से रही, क्यों ना आप सुमित से बात करें कि अब आपसे यह सब नहीं होगा। अभी यह बात चल रही थी कि इतने में मोहिनी उनके कमरे में आई और बोली, माँ जी आज काम वाली बाई नहीं आएगी, तो रसोई में कुछ बर्तन पड़े हैं उन्हें साफ़ कर दीजिएगा
और मशीन में कपड़े भी धुल गए होंगे, उन्हें पानी से निकाल कर सूखने डाल दीजिएगा। मैं पार्लर से होकर आती हूँ। ऐसा कहकर मोहिनी चली गई और रमा जी सोचने लगी कि पहले तो प्यार से काम करने को कहती थी, लेकिन अब उसमें भी रौब जमाती है। धीरे धीरे रमा जी और सुंदरलाल जी की हालत बद से बदतर होने लगी थी। एक तो बेटा था जो कि उनकी बात ही नहीं सुनता था और ऊपर से बहू के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। एक दिन रमा जी अपने पति सुंदरलाल जी से बोली, इससे तो अच्छा होता कि हम अविनाश के साथ ही चले जाते, लेकिन आजकल तो वह भी फ़ोन नहीं करता। अब पानी सर से ऊपर जाने लगा है। हमारा इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। दरवाजे पर कान लगाए मोहिनी सारी बातें सुन रही थी। उसने अपने कमरे में जाकर अपने पति सुमित को सब बात बताई, लेकिन वे दोनों अपने माँ बाबूजी को अविनाश के पास नहीं भेजना चाहते थे। यदि वे ऐसा करते, ना तो उन्हें बाबूजी की पेंशन मिलती और ना ही अविनाश उनके पास पैसे भेजता। फिर दोनों ने योजना बनाई कि माँ बाबूजी से कैसे छुटकारा पाया जाए। अगले दिन सुमित बोला, बाबूजी, अविनाश का फ़ोन आया था। उसने आपको अपने पास अमेरिका बुलाया है। मैं सोच रहा हूँ कि आप दोनों का टिकट करवा दूँ। आप क्या कहते हैं? सुमित की बात सुनकर वे दोनों खुश हो गए और बोले, हाँ बेटा, यही सही रहेगा। ठीक है बाबूजी, आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए, हम 2 दिन में ही निकलेंगे। ऐसा कहते हुए सुमित अपनी पत्नी मोहिनी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अगले दिन जब वे दोनों जाने की तैयारी कर रहे थे तो मोहिनी अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी, इतना सोना पहनकर मत जाइए। आप अपने जेवर और लॉकर की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें रखवा दूंगी। रमा जी ने उसकी चालाकी समझे बिना उसे चाबी दे दी। अगले दिन सुबह सुमित उन दोनों को लेकर मुंबई के एयरपोर्ट ले जाने के लिए निकल गया। तभी सुंदरलाल जी बोले, बेटा, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से तो दिल्ली ज़्यादा नज़दीक पड़ता है, फिर मुंबई से फ़्लाइट पकड़ने की क्या ज़रूरत थी। यह बात सुनकर सुमित ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, दिल्ली से फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं मिलेगी, मुंबई से डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेगी। मैं यहाँ से आपको फ़्लाइट में बैठा दूँगा, वहाँ से अविनाश आपको उतार लेगा। वहाँ पहुँचकर सुमित ने उन्हें कहा, आप लोग यहीं बैठिए, मैं ज़रा इंक्वायरी करके आता हूँ। इतना कहकर सुमित वहाँ से चुपचाप निकल गया। करीब 1 घंटे के बाद सुंदरलाल जी बोले, बहुत समय हो गया, सुमित अभी तक लौटा नहीं। तो रमा जी बोली, अरे आपको क्या पता कि कितना समय लगता है, हमने पहले कभी फ़्लाइट पकड़ी है क्या। इंतज़ार करते करते रात होने लगी, लेकिन सुमित का कुछ अता पता नहीं था। परेशान होकर रमा जी बोली, मुझे तो अपने बच्चे की चिंता हो रही है, वह ठीक तो होगा ना। इतना सुनते ही सुंदरलाल जी ने कहा, हमारा सुमित बच्चा तो है नहीं कि कहीं गुम हो जाएगा, मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाहर निकले और इधर उधर लोगों से पूछने लगे, परंतु इतने बड़े शहर में कहाँ किसी को एक दूसरे की पड़ी थी। रमा जी अपने साथ जो खाना बनाकर लाई थी, उन्होंने वही खोला और वे दोनों खाना खाने लगे और वहीं अखबार बिछाकर लेट गए। अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो सुंदरलाल जी अपनी पत्नी से बोले, अब हमारा बेटा नहीं आएगा, उसने हमारे साथ छल किया है, अपने शहर से इतनी दूर इस महानगर में हमें छोड़कर चला गया है। इस पर रमा जी बोली, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि आप अपने पास एक मोबाइल फ़ोन रखा कीजिए,
लेकिन आप मानते ही नहीं। चलिए अब अपनी डायरी निकालिए और उसमें से अविनाश का नंबर निकालकर उसे फ़ोन करते हैं। रमा जी के कहने पर जैसे ही सुंदरलाल जी ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उनकी जेब में उनकी पॉकेट डायरी भी नहीं थी। यह देखकर वह हैरान रह गए। घर से इतनी दूर, अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे लोग वापस जा पाएं। इधर मोहिनी और सुमित अपने घर में खूब मज़े से रह रहे थे। जब अविनाश का फ़ोन आया और माँ बाबूजी के बारे में पूछा तो मोहिनी ने कहा कि हमने माँ बाबूजी को 4 धाम की यात्रा पर भेजा है। उन्हें आने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। खैर कुछ दिन बीते तो अविनाश अपने काम के सिलसिले से फ़्लाइट पकड़कर मुंबई आया। जैसे ही वह एयरपोर्ट से बाहर निकला तो एक आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। बाबूजी, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ। 10 रुपए के 2 पेन हैं, खरीद लेंगे तो इस बूढ़े को भी कुछ मिल जाएगा। अविनाश ने उस आवाज़ की दिशा में देखा तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अपने बूढ़े पिता को आज तक उसने केवल सम्मान से सिर उठाकर जीते देखा था। आज उसकी नज़रें झुक गई थी। बगल में देखा तो उसकी माँ चिप्स के पैकेट लिए लोगों को खरीदने का आग्रह कर रही थी। जैसे ही अविनाश उनकी ओर गया तो सुंदरलाल जी बोले, हाँ हाँ बाबू आओ, ये 10 रुपए के 2 पेन हैं। इतना कहते हुए उन्होंने ऊपर देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उनकी आवाज़ मानो गले में ही रुक गई और फफक के रो पड़े। अविनाश ने अपने माँ बाबूजी को अपनी बाहों में समेट लिया। माँ बाबूजी, आप लोगों की ऐसी हालत, और आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटे को देखकर रमा जी खुद को संभाल नहीं पाई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुंदरलाल जी ने उसे सारी घटना से अवगत कराया। अपने भाई भाभी की करतूत सुनकर उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सबसे पहले अपनी माँ बाबूजी को भर पेट खाना खिलाया और फिर उन्हें अपने साथ लेकर घर के लिए निकल पड़ा। घर के दरवाजे पर आकर जैसे ही अविनाश ने दस्तक दी, उसे देखकर मोहिनी और सुमित के होश उड़ गए और बोली, अरे देवर जी, आप अचानक यहाँ? लेकिन माँ बाबूजी तो अभी तक नहीं आए। तो अविनाश बोला, तो क्या हुआ? घर तो मेरे माँ बाबूजी का ही है। क्या मैं बिना बताए अपने घर में भी नहीं आ सकता? मोहिनी बोली, क्यों नहीं देवर जी, यह बताइए, इस बार आप अपनी भाभी के लिए कौन सा उपहार लेकर आए हैं? अविनाश ने कहा, उपहार तो ऐसा लेकर आया हूँ कि आप एक बार देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। जरा दरवाजे की तरफ देखिए। ऐसा सुनकर मोहिनी ने जैसे ही पलट कर देखा, उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी और साथ में उसके सास ससुर भी। उन्हें देखकर जैसे ही सुमित उनकी ओर बढ़ा तो अविनाश ने उसे एक जोर का तमाचा जड़ दिया और बोला, बाबूजी के ही पैसे लेकर तुमने इतना बड़ा घर बनाया और उन्हें ही बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हें खर्च भेजता रहा, फिर भी तुम्हें यह बोझ लगने लगे। बस बहुत हुआ। इस हरकत के लिए तो तुम्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए। तभी रमा जी भी आगे बढ़ी और अपने बेटे और बहू को एक एक ज़ोरदार तमाचा लगाया और बोली, क्या कमी रखी थी हमने अपनी परवरिश में, जो तुम इतने मतलबी हो गए? अपने माँ बाप को इतनी ठंड में दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। फिर अविनाश बोला, शक तो मुझे पहले ही था, इसलिए मैंने जितने भी पैसे तुम्हारे नाम पर भेजे थे उसकी एक एक रसीद मैं संभाल कर रखी है, और जो तुमने धोखाधड़ी से
पिताजी के साइन करवाए थे और उनका जॉइंट अकाउंट खुलवाकर धोखाधड़ी से पैसे निकलवाए थे, उसकी एक एक डिटेल मैंने निकलवा ली है। सब कुछ देखने के बाद उन दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। धोखाधड़ी के मामले में सुमित को 6 महीने के लिए सस्पेंड किया गया, लेकिन अपने पोते की वजह से उन दोनों ने अपने बेटे बहू को माफ़ कर दिया। कोर्ट का फैसला सुंदरलाल जी के हक में आया। सुंदरलाल जी ने उस मकान को बेचने का फैसला किया, जिसमें से आधे पैसे उन्होंने अपने पोते के नाम पर जमा करवा दिए और बाकी के पैसे लेकर वह अपने बेटे के साथ विदेश चले गए। विदेश में जाकर उन्होंने एक संस्कारी भारतीय लड़की से अपने बेटे का विवाह करवाया, जिसे उन्होंने माता पिता जैसा प्यार दिया और बदले में उन्हें अपनी बहू की तरफ से भी पूरा प्यार और सम्मान मिला, जिसके वे हकदार थे। आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।